नमस्कार बच्चों। आज हम कवि दुष्यंत जी की गज़ल पढ़ेंगे। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये शेर जो है वो दुष्यंत कुमार जी द्वारा रचित है। ये गज़ल उनकी साए में धूप गज़ल संग्रह में संकलित है, जिसमें से ये शेर जो है वो लिया गया है। इसमें कवि ने राजनैतिक सामाजिक अव्यवस्था को समाप्त करके कोई नया विकल्प खोजने की बात की है। चिराग कहा जाता है दीपक को, और मयस्सर का अर्थ होता है उपलब्ध होना या प्राप्त होना। तो यहाँ पर कवि जो है राजनीतिक अव्यवस्था के विषय में वर्णन करते हुए कह रहा है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। कहाँ तो देश की आज़ादी प्राप्त कर लेने के बाद ये तय हुआ था कि हर घर को रोशनी देने का काम किया जाएगा। सुख सुविधा रूपी चिराग निश्चित रूप से हर घर को दिए जाएंगे, लेकिन कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज हालात ऐसे बन गए हैं कि घर तो क्या, पूरे शहर को रोशनी देने के लिए एक चिराग भी उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ पर सांकेतिक रूप में कवि क्या कहना चाहता है, वो ये बताना चाहता है कि चुनावों से पहले प्रत्येक घर को विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं देने के जो आश्वासन दिए गए थे, वो केवल मात्र आश्वासन ही सिद्ध होकर के रह गए। दो चार घरों की बात तो दूर है, पूरे शहर भर को ही जीने के लिए पर्याप्त सुख सुविधाएं जो है वो नहीं मिल पा रही हैं। तो यहाँ पर कवि अपने शेर के माध्यम से उन राजनीतिज्ञों को आईना दिखाने का काम कर रहा है, जो चुनावों के समय अक्सर बड़े बड़े वादे किया करते हैं, लेकिन उनमें से पूरा कोई भी वादा वो नहीं करते हैं। आगे कवि कह रहा है कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। अब यहाँ पर भी कवि जो है वो समाज और राजनीतिक क्षेत्र में फैली अव्यवस्था पर ही कटाक्ष कर रहा है। उसका ये मानना है कि योजनाएं तो बहुत सारी बनाई जाती हैं, लेकिन उन्हें वास्तविक जामा नहीं पहनाया जाता है। सुख और सहारा देने की बात करने वाले लोग ही अक्सर दुखों का कारण बन जाया करते हैं। तो कवि यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। कवि कहता है कि वृक्षों को तो इसलिए लगाया गया था कि धूप ना लगे, लेकिन आज उन्हीं वृक्षों की छाया में धूप लगने लगी है। चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। कवि चाहता है कि अब यहाँ से सदा के लिए चले जाना ही बेहतर है। अर्थात यहाँ पर कवि राजनीतिक अव्यवस्था के बारे में कटाक्ष करते हुए कह रहा है कि जनता को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करवाने की बात कही गई थी, लेकिन आज वही सुख सुविधाएं जो है वो जनता के लिए दुख का पर्याय बन चुकी हैं। अदालतों की स्थापना न्याय के लिए हुई थी, लेकिन न्याय नहीं है। अस्पतालों की स्थापना चिकित्सा के लिए की गई थी, लेकिन आज अस्पतालों में चिकित्सीय सुविधाएं जो है वो आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो इनका जब कोई विकल्प ही नहीं है, जब अपने ही वृक्ष छाया देने की अपेक्षा धूप देने लगें, तो ऐसे स्थान से चले जाना ही बेहतर है। अर्थात राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई भी अपेक्षा करना जो है वो व्यर्थ है। नेताओं ने शासन संभाला था, लेकिन उन्होंने जनता के सुखों का कोई ध्यान नहीं किया। इसीलिए वही शासन जिसे जनता ने स्वयं चुना था, जनता के लिए ही दुखों का कारण बनकर रह गया है। आगे कवि कह रहा है, ना हो कमीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। अब यहाँ पर भी वो अव्यवस्था पर ही कटाक्ष कर रहा है। कवि का ये मानना है कि जनता से वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया जाता, और जनता भी विद्रोह करने की अपेक्षा चुपचाप अन्याय सहती चली जाती है। कवि कहते हैं कि लोगों को यदि उपयुक्त सुख सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो वे बिना विरोध के अभावों में ही जीना सीख लेते हैं। यदि उन्हें पेट ढकने के लिए कमीज़ उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो ये भोले भाले लोग अपने पैरों से ही अपने पेट को ढकने का प्रयास कर लेंगे। वास्तव में अव्यवस्था की इस यात्रा के लिए तो ऐसे ही लोग उपयुक्त हैं। अर्थात कवि को ये लगता है कि साम्राज्य तभी तो चल पा रहा है क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग समाज में विद्यमान हैं जो इस अव्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ ही नहीं उठाते हैं। यदि ऐसे लोग राजनीतिक क्षेत्र में फैले हुए भ्रष्टाचार और बुराइयों के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, तो उन्हें अभावों में ही जीना पड़ेगा, कोई उनके लिए अवतार बनकर नहीं आएगा। यहाँ कवि ने संकेत दिया है कि नेताओं के द्वारा जनता की गरीबी हटाने के कितने ही प्रयास किए जाते हैं, परंतु उनके सारे के सारे दावे जो है वो खोखले सिद्ध होते हैं और जनता अभावों में ही जीना सीख जाती है।